We will start from where we left in the last class. आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम आपको बोल के गए थे कि रोल ऑफ अकाउंटेंट से हमें स्टार्ट करना है इस जगह से। उम्मीद करता हूं कि आपने जो लास्ट क्लास का है वो पढ़ लिया होगा और क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंट का रोल क्या है सोसाइटी में? अब आप सोचेंगे जी अकाउंटेंट का पूछ रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूछ रहे हैं। देखिए साहब, मैं सब तरह के अकाउंटेंट का पूछ रहा हूँ, चाहे वो CMA हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल्स की। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का क्या रोल है सोसाइटी में? देखिए, ये क्यों करते हैं हम ये वाला प्रोफेशनल कोर्स? इससे कई फायदे हैं, हमको भी, देश को भी, लोगों को भी। हम तो खैर अपनी जीविका अर्जन करते हैं, काम करते हैं। देश और समाज के लिए क्या फ़र्क है? देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करके रिपोर्ट्स देंगे तो वो देश के अंदर टैक्स वगैरह के अंदर मदद करेगी, सही टैक्स मिलेगा, और जो लोग डिसीजन लेना चाहते हैं बिजनेस वगैरह के लिए उनको भी मदद मिलेगी। तो ये सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटेंट का रोल सोसाइटी के लिए क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशन इज वन ऑफ द फ्यू टाइप ऑफ प्रोफेशंस विच आर हेल्ड इन वेरी हाई एस्टीम इन पब्लिक आइज। बहुत ऊंची निगाह से आपको देखा जाता है। जैसे डॉक्टर को देखा जाता है साइंस के फील्ड में, वैसे अकाउंटेंट को देखा जाता है कॉमर्स के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में। बेसिक्स ऑफ ऑल द लर्नेड प्रोफेशन इज डिजायर ऑफ पब्लिक गुड एंड फाइंडिंग द बेस्ट वे टू सर्व सोसाइटी। ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, इनका जो मेन थीम होता है वो जनता सेवा, सोसाइटी सेवा, देश सेवा होता है। इसीलिए इसको हाई देखा जाता है। Accountancy assists the business in planning its future out of the volume of non-speaking silent figures. ये जो फिगर्स होती हैं ये अपने आप में कुछ नहीं बोलती, मगर आप इनको जोड़ तोड़ के इनको पेश इस तरीके से करते हो कि ये बोलना शुरू कर देती हैं, इनसे रिजल्ट आते हैं। तो अकाउंटेंट एक तरह से इन मरी हुई फिगर्स के अंदर जान डाल देता है। ठीक है, तो इतना बड़ा रोल है आपका। An accountant with his education, training, analytical mind and experience is best qualified to provide multiple need-based services to ever-growing society. बहुत सारी सर्विसेज हैं, आएंगे आगे। Accountant do full justice not only to the matter relating to taxation, costing, management, accounting, financial layout, company law and procedures, but also help in other fields relating to financial policies, budgetary policies, economic principle. कितने सारे एरिया हो गए। अगर एक एक करके देखें, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लेआउट, कंपनी लॉ, कंपनी के प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, बजटरी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, भगवान बना दिया है आपको। तो इतनी सारी चीज़ों में आपकी मदद लगती है। तो हो गया ना इम्पोर्टेंस। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि अकाउंटेंट क्या करता है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, किताबें बनाने में मदद करना। भाई सबसे पहला काम तो अकाउंटेंट का यही है, किताबें बनवाना, बनाना या बनवाना, देख रेख करना, उनकी किताबों की देख रेख। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू गेट द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। मेन मकसद तो आपका यही होता है, ट्रू P&L एंड ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एन अकाउंटेंट। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ऑल द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, जिससे कि मैनेजमेंट को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद मिले। तो अगर आप तरीके से इनको लिखेंगे तभी हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएगी। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग द अकाउंट्स।
और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी तौर पे। तो अगर कानूनन मेरे को चेकिंग करानी है, यानी आपके अकाउंट्स को देखना है कि सही है या नहीं है, तो ये मदद आप अकाउंटेंट करेंगे हमारी। एवरी लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड to appoint a chartered accountant or a firm of chartered accountant as their auditor to report whether in their opinion balance sheet show true and fair view of the state of affairs and P&L account shows a true and fair view of P&L for the year। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रॉफिट बता रहा है और बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। ये आपका परम धर्म चेक करने का है। तो पहले उसको बनाना, फिर उसको चेकिंग में मदद करना। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इंटरनल ऑडिट। अच्छा, कई बार मैनेजमेंट खुद ही अपना अकाउंट्स का ऑडिट करा लेती है ये देखने के लिए कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं। भाई बजाय इसके कि बाहर का आदमी आके आपको पॉइंट आउट करे कि आपने गलती करी है, तो अगर आपको अपनी गलती पहले ही पता चल जाए तो आप ठीक कर लेंगे उसको, ताकि बाहर का आदमी स्टैट्यूटरी कानूनी तौर पे जो आ रहा है वो आके उन गलतियों को ना देख पाए, यानी हमने उससे पहले ही ठीक कर ली हो काफ़ी हद तक। अगर फिर भी 1-2 रह जाती हैं वो तो करनी है हमें ठीक, लेकिन इंटरनल ऑडिट से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, जो रूल हमने सोचे जो वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं सॉरी, जो चीज़ें हमने मैनेजमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। टू एंश्योर दैट द मैनेजमेंट the accounts are being properly maintained according to the system made by management and also contain adequate safeguard to check any leakage of revenue and misappropriation of property or assets। यानी जो हमारे रेवेन्यू हैं वो कोई चोरी नहीं हो रहे, एसेट हमारे मिसयूज़ नहीं हो रहे, बिजनेस के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, ये सारी बातें हम अपने इंटरनल ऑडिट में ही पता लगा लेते हैं, ताकि जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का टाइम आए तब तक हम इन गलतियों को अगर हुई हैं तो सुधार चुके हों। ठीक है, एंड ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस हैव बीन कैरिड आउट इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने सोचा था उसे कार्यान्वित किया गया है, उसे पूरा किया गया है। ऐसा नहीं है कि कागजों के ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव बना दिए और अचीव कुछ नहीं किया, उसे अचीव भी किया हमने, उसकी तरफ कोशिश भी करी हमने, उसको 80, 90, 95% तक हम पूरा पहुंच गए, तो बाकी 5% की क्या कमी रह गई उसको अगली बार पूरा करना है। इस टाइप की बातें करनी है इंटरनल ऑडिट के अंदर। सो इंटरनल ऑडिटिंग इज मोर ऑफ ए सर्विस टू द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की सर्विस है, उनके काम के ऊपर समीक्षा है कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया। इंटरनल ऑडिटर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट एंड बिजनेस थ्रू एन इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू सी वेदर दे आर वर्किंग एज प्लान्ड और नॉट। जो सोचा था वो किया कि नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, कागज़ में लिख लेते हैं, मगर उसको एक्शन में नहीं डालते। तो जब तक आप एक्शन में नहीं डालेंगे तो फिर वो टारगेट अचीव नहीं होगा। सो यू हैव टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शंस। इंटरनल ऑडिट सी दैट यू हैव डन दैट। टैक्सेशन, ओहो, ये तो सीए का खास फील्ड है। हालांकि अब सीए में सीएस, लॉयर सब आ गए हैं वैसे इस फील्ड में, तो ऐसा नहीं है कि कोई उन्हीं का एरिया है, अब सब कर रहे हैं। मगर ठीक है, वहाँ बोला पहले गया था तो वो लोग का नाम आ जाता है, बस और कोई बात नहीं। तो चार्टर्ड की जगह अगर आप अकाउंटेंट कर देंगे तो भी चलेगा। एन अकाउंटेंट कैन हैंडल टैक्सेशन मैटर्स ऑफ द बिजनेस पर्सन एंड दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट देम बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज़। वैसे मैं आपको बता दूं, अब फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट हो गई है हमारे देश में अभी से। ये जो अब नया 2021-22 आएगा,
इसमें फेसलेस असेसमेंट होगी। वैसे अक्टूबर 1 से लागू हो गया ये रूल। और अब आपको अपने क्लाइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हायर लेवल पे ही कर सकते हैं आप, ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट वगैरह में। तो नीचे के लेवल पे फेसलेस असेसमेंट हो गई है, तो उसमें अब वो जाना और जाके बात करना और अपने कागज़ पेश करना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब सारी चीज़ें मेल के थ्रू होंगी। तो काटा हमने इसको इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी है ना थोड़े बहुत एरियाज़ के अंदर अपील जब जाएगी या ट्रिब्यूनल में मैटर जाएगा तो आप करेंगे, तो इसलिए ये अभी चल रहा है। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। दे कैन रिप्रेजेंट देम बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज़, ये पॉइंट हट जाएगा बाद में। तो ये उनको असिस्ट करते हैं इन रिड्यूसिंग देयर टैक्स बर्डन बाय प्रॉपर प्लानिंग। कम टैक्स देना और टैक्स की हेराफेरी करना, दोनों में फ़र्क है। देखिए, अगर आप कम टैक्स दे रहे हैं टैक्स की प्लानिंग करके, टैक्स के रूल्स का फ़ायदा उठा के, तो उसको हम चोरी नहीं कहते। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को कम दिखा के और टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो वो गलत है। अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंटेंट का काम है टैक्स की प्लानिंग करना, ना कि टैक्स की चोरी करना। ठीक है? सो अगर आप विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून के दायरे में आपने प्लानिंग करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाहर जाके अगर आपने चोरी करी, बदमाशी करी, वो गलत बात है। सो अकाउंटेंट कैन डू दिस एंड दे हैव नॉलेज सुपीरियर टू दैट ऑफ जनरल पब्लिक। एक आम इंसान के मुकाबले नेचुरल है, क्योंकि आपने उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जो आपसे सलाह लेने आएगा। ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो साहब, अकाउंटेंट की जितनी भी चीज़ें अकाउंटेंट जो भी करेगा उसका इफ़ेक्ट मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पे पड़ेगा। अब मैंने रिपोर्ट बना के दी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने उसके बेस पे लिया एक्शन, उसके बेस पे की प्लानिंग, तो आगे का जो फ्यूचर है वो उसी पे डिपेंड करेगा ना कि मेरी रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है। अगर मेरी रिपोर्ट ही बेकार होगी तो आगे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग सब बेकार हो जाएगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी सर्विस भी अकाउंटेंट का एक मेन काम है। तो ये किस लिए करते हैं डिसीजन मेकिंग? हम फॉर फॉर्मुलेटिंग लॉन्ग रेंज प्लान्स, लंबे समय की जो प्लान्स बनती हैं तो वो अकाउंटेंट एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से कि वो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल एडवाइस, ये तो साहब अकाउंटेंट का मेन काम है। यू नो अबाउट फाइनेंस एंड टैक्सेशन एंड यू आर वेल प्लेस्ड टू गिव सच एडवाइस। कोई भी आदमी ने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो वो पूछता ज़रूर है सीए से जाके, साहब क्या होगा इसमें, कैसे करूं, क्या करना चाहिए मेरे को, बेस्ट पॉसिबल क्या है, सब चीज़ें सलाह करनी पड़ती। तो जो एरियाज़ हैं वो कौन से हैं? जैसे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बिजनेस एक्सपेंशन, इन्वेस्टिगेशन, अदर सर्विसेज लाइक सेक्रेटेरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, रिसीवरशिप, लिक्विडेशन, आर्बिट्रेशन। मेरे को लग रहा है इसके आगे मुझे एटसेट्रा और लिख देना चाहिए। अरे हर चीज़ में जहाँ फाइनेंशियल एडवाइस चलती है वहाँ पे आपकी चलती है साहब, सिर्फ आपकी चलती है। ठीक है? प्लानिंग, लो जी, प्लानिंग तो सबने करनी होती है और एक प्रोफेशनल से अच्छी प्लानिंग कौन कर सकता है? सो क्वालिफाइड अकाउंटेंट, यहाँ पे मैंने वो सीए का वर्ड हटा दिया। क्वालिफाइड अकाउंटेंट कैन बी सीएमए, सीएस, एनीबडी, will be able to play an important role in performing important function in the planning field relating to accounting, costing and budgetary control. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी पीएसयू के अंदर क्या रोल है अकाउंटेंट का? आइए देखें। जो अकाउंटिंग की फॉर्म फॉलोड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो डिफरेंट होती है।
नॉर्मल एंट्रियों से डिफरेंट होती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट टू प्रिपेयर सच अकाउंट्स एंड रिपोर्ट दीज पब्लिक कॉरपोरेशन in such a way that they enable the general public to know the item appearing in the records and financial statement about their existence। यानी अकाउंटेंट को ये एक्सप्लेन करना होता है कि पब्लिक एंटरप्राइज की जो अकाउंटिंग है उसका क्या मतलब है, जनरल पब्लिक को समझाने के लिए, क्योंकि वैसे कोई आमतौर पे उसको समझेगा तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से की हुई है अकाउंटिंग। लेकिन आप सक्षम हैं इस चीज़ को बताने के लिए जनरल पब्लिक को कि इसका क्या मतलब है एक्चुअली, जो सिंपल भाषा में आप उसको बता सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज जो देश की हैं उनको फ्रेम करने में अकाउंटेंट काफ़ी मदद कर सकता है। कैसे? देखिए, एडवांसमेंट ऑफ ट्रेड कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे होगा, इस देश का बढ़ावा कैसे होगा, इस देश की इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, व्यापार कैसे बढ़ेगा और लोगों से कैसे हमें आगे बढ़ के बात करनी है, टर्म्स क्या होनी चाहिए, ये सब बातें अकाउंटेंट समझा सकता है। एक बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी सक्सेसफुल इन द कमर्शियल सेंस अगर अकाउंटिंग और बिजनेस नॉलेज को पूल टुगेदर किया जाए। देखिए, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, अकाउंटेंट अकाउंट बनाता है, दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो धमाका हो सकता है साहब, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। Accountant should disclose greater information regarding the corporate result and the state of affair of economy can be ascertained with detailed, correct and consolidated corporate information। सारी corporate information को इकट्ठा करके आप बता सकते हैं डिटेल्ड करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब आपके हाथ में है साहब। और आखिरी पॉइंट है साहब, हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसी से रिलेटेड है वैसे। द एम ऑफ सीए शुड नॉट बी अलाउ एनी इंडिविजुअल टू गेन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। बड़ी अच्छी लाइन है। यानी कोई भी इंडिविजुअल देश की कॉस्ट पे कमा ना पाए, यानी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। आजकल तो इस पर बहुत काम हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि कम से कम हो जाए, किसी तरह से हम लोग उस तरफ पहुँचें कि जहाँ पे नियर ज़ीरो करप्शन लेवल हो जाए और काम सारे सुविधाजनक तरीके से हों। इसकी दिशा में कई काम किए गए हैं हमारे देश में। जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दूं, लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आजकल लाइसेंस के लिए आप उस पर इंटरनेट पे ही आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है एक टाइम, और उस समय क्या क्या कागज़ देने हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आप उनको तैयार करके जाइए, और उस पर यह भी लिखा होता है इतने की फ़ीस है, तो वो फ़ीस आपने ऑनलाइन जमा कर दिया, वहाँ जाके कोई पैसे का झंझट नहीं, कागज़ दिए, उसने चेक किए, फ़ोटो खींची, बाहर आ गए। और मैंने ये अभी खुद एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं अपना लाइसेंस रिन्यू कराने गया था तो उसमें यही हुआ। मैं हैरान हो गया कि लास्ट टाइम जब लाइसेंस रिन्यू कराने गया था तो आधा दिन लग गया था, और अभी आधे घंटे में मेरा काम हो गया। जिस समय टाइम था मैं उससे 5-7 मिनट पहले पहुंचा। बाई चांस लाइन में कोई नहीं था, मैंने उसी समय कागज़ दिए। उसने बोला इस कागज़ में ये कमी है, एक आध कमी तो रह ही जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसको पूरा किया मैंने उस समय, और 10 मिनट उसमें लगे। फिर उसने कागज़ आगे दिए, खिड़की पे दे दो, उस पर दिए, 2 मिनट उसने लगाए, 5 मिनट फ़ोटो वाले लगाए, 20-25 मिनट के बाद मैं बाहर खड़ा हुआ था वापस। यानी आधा घंटा टोटल। कहाँ आधा दिन, कहाँ आधा घंटा, नो प्रॉब्लम्स, नो लेना देना, नथिंग, थैंक यू वेरी मच। और अपना उसी समय आए, टाइम की भी बचत हो गई। अब टाइम की बचत आपकी भी हो गई, उनकी भी हो गई, देश का भी बचत हुआ, और पैसा बिल्कुल सही जगह पे गया, एंड नो करप्शन। तो इस दिशा में काम करते हुए सीए को भी ये देखना है कि ऐसा ना हो कोई आदमी आपके पास आए, साहब मेरा टैक्स बचवा दो जी, मेरी इनकम हटवा दो जी। ऐसे कामों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, उसको बताना चाहिए कि ये तुम प्लानिंग कर सकते हो, इतने पैसे यहाँ लगाओगे तो तुम्हें इतने की छूट मिल जाएगी, ये कानूनी प्रावधान है, उसी में काम कराइए। कोई ज़रूरत नहीं गलत काम कराने की। आप आज गलत काम कराएंगे, कल देश को टैक्स कम मिलेगा, टैक्स कम मिलेगा तो टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, देना तो आप ही को पड़ेगा।
भाई देश के खर्चे तो चलेंगे उसी से ना, टैक्स पेयर की मनी से, और किससे चलेंगे। तो आज कोई भी खर्चा हो रहा है तो टैक्स पेयर से जो टैक्स आ रहा है उसी से तो हो रहा है। जीएसटी कलेक्ट हो रहा है और इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसी से खर्चा चल रहा है देश का। तो कोशिश करिए देश की तरक्की में भागीदार बने, गलत कामों की तरफ से काटा। सो अकाउंटेंट मस्ट एक्सेप्ट ए पॉजिटिव रोल and do their best to encourage efficiency in individual business and encourage these social objectives जैसे कि compliance of tax law and be a partner in economic growth which are the main foundation of a welfare state। ठीक है जी, कितना बढ़िया रोल है अकाउंटेंट का, पूरे देश की, बिजनेस की, इंडिविजुअल्स की, टैक्सेशंस की, प्लानिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कितना वाइड फील्ड है आपका। तो इसमें काम करना है आपको। तो जब आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो इस दिशा में आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल से मेरे पास, हाँ 3 लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, उसके बाद बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, डू यू एग्री, गिव 2 रीजन। यस, व्हाई नॉट, इट शुड बी कंपेरेबल। किस लिए? एक तो इंटर फर्म कंपैरिजन, एक इंटर पीरियड कंपैरिजन के लिए। सॉरी, यस, कंपेरेबिलिटी इज नीडेड टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी एक फर्म ने दूसरी फर्म के मुकाबले क्या काम किया। अब 2 फर्में हैं एक ही टाइप की लाइन में। मान लीजिए मैं बात करता हूँ पेन बनाने की, 2 फर्में हैं, अब हमें इनको कंपेयर करना है। तो उसके रिजल्ट वर्सेस उसके रिजल्ट, कंपैरिजन तभी कर पाएंगे ना जब एक जैसे रिजल्ट, एक ही जैसे पॉलिसीज फॉलो कर रहे होंगे वो। तो इट शुड बी कंपेरेबल, तभी तो पता चलेगा कौन सी फर्म बेटर है, कौन सी नहीं है। और अगर आपकी फर्म में कोई कमी है तो आप उसको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं, उस फर्म में क्या फ़ायदे हैं, उस फर्म में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उनको गेन करने के लिए कंपैरिजन करेंगे तभी तो होगा। और दूसरा, अपनी ही फर्म के पिछले वर्ष के कंपैरिजन करने के लिए भी कंपैरिजन होना चाहिए कि पिछले वर्ष के मुकाबले मैंने इस वर्ष में क्या तरक्की की, पीछे गया, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, कम हुआ, बिजनेस ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पता करने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो दूसरी फर्म से और अपना 2 वर्षों का कंपैरिजन इसलिए कंपेरेबल होना चाहिए। अगला सवाल, रोल ऑफ अकाउंटेंट हैज़ अंडरगॉन ए ड्रेस्टिक चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, पहले सिर्फ हम रिकॉर्डिंग किया करते थे, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, चोरी चकारी का, और अब डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग और अपना बिजनेस को किस लेवल तक ले जाना है, तो फ़र्क तो आया है। देखिए पहले मेयर रिकॉर्डिंग था और अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजर्स को टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन तक आ गया है। तो यानी अकाउंटिंग अब इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है रादर देन चेकिंग सिस्टम। पहले हम सिर्फ चेक करते थे, हाँ एम्प्लॉय ने कोई हेरा फेरी तो नहीं करी, पैसा तो नहीं ले गया, कोई सामान तो इधर उधर नहीं कर दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें डिसीजन कैसे लेने हैं। अकाउंटिंग अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वही P&L बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। देखिए P&L और बैलेंस शीट तो सबके लिए होते हैं। ये कैश फ्लो, नोट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये कंपनीज के केस में हमने रखे हुए हैं। तो नॉर्मल जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप हैं उसमें तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और ये अपना जो कंपनी है उसमें P&L को अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है, और बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये 5 चीज़ें कंपनी के केस में लगती हैं।
ठीक है, तो हमने लिख इसलिए दिया क्योंकि अल्टीमेटली है तो उसी का एंड प्रोडक्ट. सो दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच आर यूजफुल टू वेराइटी ऑफ यूजर who want to know the profitability and financial position for the purpose of decision making. ठीक है जी. अब अगले पेज पे मुझे दिख रहा था, लेट अस डू सम रिवीजन. देखो बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए. यस, पिक अप द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. कौन सा इसमें से सब फील्ड नहीं है. तो आपको याद होगा 5 पढ़े थे हमने, वैसे उसमें से 3 यहाँ दिए हुए हैं, तो उनको छोड़ के चौथे वाले की बात कर रहे हैं जो नहीं है. तो पढ़ते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो होता ही है, मगर बुक कीपिंग इज नॉट ए सब फील्ड. बुक कीपिंग नहीं है अकाउंटिंग का सब फील्ड. पर्पज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. यानी अकाउंटिंग के क्या पर्पज हैं ये नहीं पूछ रहा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, जो नहीं है. तो इसमें 3 होंगे, 1 नहीं होगा. ध्यान से देखिए. इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड है, क्लासिफाई द इफेक्ट है, समराइज एंड कम्युनिकेट है. तो बचा क्या? लास्ट वाला. लेकिन पढ़ते हैं. डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन विच में एंगेज इन. कि किस प्रकार की ट्रांजैक्शन में वो बिजनेस एंगेज अपने आप को कर सकता है. यानी कौन सी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये अकाउंटिंग नहीं बताता. तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा नहीं है. ठीक है. बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद. बुक कीपिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग, डिजाइनिंग, इंटरप्रेटिंग, नन ऑफ द अबव. बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड होता है, बाकी सब अकाउंटिंग में होता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट. देखिए ये बड़ी अच्छी चीज होती है. एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, ये तीनों हैं, मगर लेजर पोस्टिंग इज नॉट अकाउंटिंग. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग नहीं. बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्ड होता है, तो अकाउंटिंग. और ऑल और नन तो हो ही नहीं सकता. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. फाइनेंशियल पोजीशन किस बेस पे एसरटेन होगी? रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस नहीं. ट्रायल बैलेंस नहीं. अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यस. यानी जब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनेगी तभी तो होगी ना, तो वो अकाउंटिंग रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं. तो उस समय आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी अपनी. यूजर्स इंक्लूड क्रेडिटर, लेंडर, कस्टमर, सारे ही हैं, तो इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है बेटा. ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार जो दिसंबर एग्ज़ाम होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे. अभी आ जाएगी नोटिफिकेशन कितने कितने होंगे, वो आपके साइट पे आ जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखिएगा. और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आएंगे, तो मैं तो प्रैक्टिकल वाले भी कुछ इसी पोर्शन में कराने की कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन दे दिया उसमें ये फिगर बताओ, क्या ये फिगर, इस टाइप के कुछ करेंगे. ठीक है. क्योंकि ऑनलाइन में तो और कोई तरीका है नहीं, अब सॉल्व कैसे करोगे आप, या कोई उसका भी तरीका बनाएंगे. वो मैंने सुना है अभी एक पेपर हुआ है कोई बोर्ड का हाफ ईयरली, उसमें ये बताया गया कि एक कमरे में पूरा कैमरे का वो व्यू देखना है और उस कमरे में कोई और नहीं होगा और आप पेपर कर रहे होंगे. ऐसी कुछ चेकिंग का सिस्टम चल रहा है, तो आएगा, आपको भी बताया जाएगा जैसा भी होगा. सो वेट फॉर द अनाउंसमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसिडर एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. गलत बात. लाइबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. अच्छा, डू नॉट कंसिडर, ये तो कंसिडर करते हैं. ओनली एसेट इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स. चौथा भी पढ़ लेते हैं. एसेट एंड लाइबिलिटी इन नॉन मॉनेटरी, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है.
यानी ना तो एसेट ना लाइबिलिटी जो नॉन मॉनेटरी वाले होते हैं उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करती, क्योंकि हम तो केवल मॉनेटरी टर्म्स वाले ही लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर एटलीस्ट इन पार्ट, वो तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था। सोहन ने रेंट पे किया, ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन है साहब, क्योंकि सिर्फ रेंट ही तो पे किया। अच्छा, 31 मार्च को आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, सेल के बाद 2000 का क्लोजिंग, सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ, ये 1 0 यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 लाख था, क्योंकि ये कॉमा यहाँ पे दर्शा रहा है, कुछ छूट गया। तो सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख, ही इज लेफ्ट विद ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000, लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक, तो ये इवेंट है, नेट रिजल्ट है। आपको याद होगा जब हम ट्रांजैक्शन एंड इवेंट पढ़ रहे थे, ट्रांजैक्शन कोई भी काम करना जो फाइनेंशियल नेचर का है, इवेंट उसका नेट रिजल्ट था, ये नेट रिजल्ट है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, लास्ट में बचा है, तो इसको कहेंगे इवेंट। ठीक है, अरे और भी हैं अभी तो, अरे सबके आंसर हैं, चलो हम नहीं देखते। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सही जवाब। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, सॉरी, हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग से लोन ले सकते हैं आप। अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, यस इट कैन बी, नॉट एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड, तो ये फॉल्स है साहब। तो मैं ऐसा करता हूँ, फॉल्स वालों पे टिक नहीं लगाता, ट्रू वालों पे लगा देता हूँ। कुछ आप भी सोचिए। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज इंटरनल यूजर, सही बात है, मैनेजमेंट तो घर के ही लोग हैं। अकाउंटिंग मेक्स ए रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नो फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव को तो हम इग्नोर कर देते हैं, यही तो उसकी लिमिटेशन थी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन, सही जवाब। इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, गलत जवाब, वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग में होता है, बुक कीपिंग में। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये बात सही है, पिछले जो डेटा है उसी के बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, आगे फ्यूचर की तो होती नहीं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये बिल्कुल सही जवाब है साहब। बुक कीपिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड्स, बिल्कुल बेहुदा जवाब। अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। क्रेडिटर्स आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सही जवाब है, क्रेडिटर बाहर के लोग हैं। क्रेडिटर वुड यूज एन एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रेडिट में बी ग्रांटेड टू द फर्म, सही जवाब। अकाउंटिंग में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये भी सही है साहब। अब 3, 5 और 10, अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये गलत है, तो ये इन्होंने यहाँ गलत दिया हुआ है, ये फॉल्स में है, फॉल्स के लिखे ही नहीं, मैं लिख देता हूँ। 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे।
ओहो, ख़त्म। तो ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है साहब। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट का पानी का ब्रेक लीजिए आप। चलिए जनाब, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ये भी एक बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें अकाउंट्स के जितने कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, तो उसका आइडिया हमें मिल जाएगा, तभी हम आगे सही अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो आइए साहब शुरू करते हैं। अगर डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट व्यूज़ देंगे एक ही जैसी स्टेटमेंट के ऊपर, मान लीजिए मैं कहूँ ये कंपनी अच्छी है और दूसरा कहे ये कंपनी बेकार है, अब आप किसकी बात मानेंगे साहब? तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई कायदा, कानून, कुछ प्रिंसिपल, कुछ कंसेप्ट्स होने चाहिए। हम दोनों को वो फॉलो करके जवाब देना है। देखिए, एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है मगर बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो सकता। जब रूल प्रिंसिपल एक जैसे लगेंगे तो बिल्कुल अलग कैसे हो सकता है? तो इसी वजह से अगर दो आदमी अलग अलग राय देंगे तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा, किसी को वो आदमी सही लगेगा, किसी को वो सही लगेगा। लेकिन ये कोई बात ऐसी तो है नहीं कि किसी बिना किसी प्रिंसिपल के आपने कुछ बोल दिया। आपसे पूछा जाएगा आपने क्यों बोला ऐसा, उससे भी पूछा जाएगा। अब जिसने प्रिंसिपल ही ठीक लगाया होगा, रूल ठीक लगाया होगा, बात तो उसी की मानी जाएगी। इसका मतलब कोई तो कायदा कानून होना चाहिए ना, उस पे है ये चैप्टर। क्योंकि अगर दोनों लोगों की राय अलग अलग होगी तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा, आप इस प्रोफेशन के ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा। तो यही इसकी ओपनिंग लाइन है। ये शुरू करें, डिफरेंट अकाउंटेंट गिव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द सेम सेट ऑफ बुक्स, it will be a bad situation as nobody will trust the profession. In order to avoid this confusion, कुछ commonly accepted principles बनाए गए हैं जिनको बोला जाता है generally accepted accounting principles. शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम होता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं पैरामीटर और कंस्ट्रेंट्स विद इन विच द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर जनरेटेड। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड एजम्पशंस ऑन विच द होल अकाउंटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिश्ड। अकाउंटेंट ऑल्सो फॉलो वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI। तो ICAI ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको फॉलो करना है आपको फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। दीज कंसेप्ट्स, गैप्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यही मेन थ्योरी के बेस हैं, यानी जो स्टैंडर्ड बनाए उन्होंने और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो सब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी से थ्योरी का बेस बनता है अकाउंटिंग का। ठीक है, नाउ व्हाट आर दोज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? आइए देखें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब एक्सेप्ट होते हैं अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में
सब लोग, सारे अकाउंटेंट अगर उसको मानते हैं तो उसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। सो गैप आर a set of rules and guidelines used in accounting in order to bring uniformity in preparation and presentation of financial statements। दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, एक तो ये मैन मेड होते हैं, दूसरा ये फ्लेक्सिबल। बनाता इनको इंसान है और चेंज इनको हम कर सकते हैं सरकमस्टांसिस के अनुसार, मगर जब ज़रूरत हो तभी चेंज किए जाएंगे और वो चेंज भी सब लोग मानेंगे तब। ठीक है। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट का मतलब समझते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल सब किताबों के अंदर मिक्स ही दिए हुए हैं, चाहे इनमें थोड़ा सा फ़र्क है अगर डिक्शनरी वाइज देखें, मगर एज पर दी अकाउंट्स, एज पर दी अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड्स, दीज आर कॉमनली इन वन चैप्टर, कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल। तो कोई इनमें बहुत ज़्यादा अंतर अकाउंट्स के एंगल से नहीं है। हाँ, डेफिनेशन और मीनिंग के हिसाब से डिक्शनरी में अगर देखें तो है। तो कंसेप्ट्स का मतलब है आइडिया। जी नहीं, मैं उस आइडिया की बात नहीं कर रहा जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। सो आई एम टेलिंग यू द मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। कंसेप्ट मीन्स आइडिया जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। जैसे आपको याद होगा, मैंने वो एक एग्जांपल दिया था आपको कि सेब ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी कंसेप्ट है, सब मानेंगे। ठीक है। सो कंसेप्ट आर दोज बेसिक assumption एंड कंडीशन विच फॉर्म द वेरी बेसिस अपॉन विच द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी हैज बीन बेस्ड। जिसके ऊपर बेस करके आप अकाउंटेंसी का सारा काम कर रहे हैं, यानी बेसिस, फाउंडेशन है उसकी। ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कंसेंसस। सब लोगों का कंसेंट है उसमें, ब्रॉड कंसेंसस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोग मान रहे हैं। दीज आर द बेसिक्स और फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड। सो कंसेप्ट्स आर द assumptions on the basis of which the financial statement of a business entity are prepared. Certain concepts are assumed and accepted in accounting to provide a uniform structure and logic to the accounting process. कुछ चीज़ों को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो है ही, ऐसे ही रहेगी। ठीक है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम इंटरप्रेट करेंगे in the light of these concepts which govern the accounting methods। यानी जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इन्हीं कंसेप्ट के अनुसार एनालाइज करते हुए अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स आर ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स मतलब सेट ऑफ बिलीव्स, धारणाएं हिंदी में। अब डिक्शनरी मीनिंग बताना है तो वो बताना ही पड़ेगा ना। धारणा, कॉमनली एसोसिएटेड विद द थियोरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस। कि ऐसा क्यों चल रहा है अभी, क्योंकि ये धारणा है कि ऐसे चलना चाहिए। ठीक है। एंड एज ए गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन और प्रोसीजर वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। जब अल्टरनेटिव होते हैं कई तरह के कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो कई बार एक धारणा सी बना लेते हैं कि जी ऐसे चलना चाहिए सबको, तो बन गई, तो फिर बन गई कॉमन, सब लोग करेंगे उसको, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए साहब, ताकि वो बिल्कुल करेक्ट हों, परफेक्ट हों। और वो हैं ये, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। रियल एजम्पशंस होनी चाहिए, कोई हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, पिक्चर वाली नहीं होनी चाहिए, सही एजम्पशन होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, सब कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए।
शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये भी वो प्रिडिक्ट कर पाएँ। एंड इट शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूज़र, और यूज़र के लिए इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो किसी के काम की नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा। नाउ व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस? कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ प्रैक्टिसेस। ऐसा चल रहा है, ऐसा चलता ही रहता है, ऐसा ही होता है कन्वेंशन। तो विचारधारा कह सकते हैं इसको, या क्या कहें, रिवाज कह सकते हैं, रीति रिवाज। कॉमनली नोन एज प्रिंसिपल्स, एज दे आर अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। The regulatory accountancy bodies of the world may change any of the existing convention to improve the quality of accounting information. हम चाहें तो कोई बदलाव ला सकते हैं, लेकिन कौन लाएगा? अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, कि आज तक जो ऐसे चल रहा था अब ऐसे चलेगा, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ना। तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हाँ, अगर अकाउंटेंसी बॉडी ने चेंज किया है तो फिर सबके लिए वो रेलेवेंट रहेगा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब हो सकता है कि हिंदुस्तान में अलग तरीके से वो चीज़ चल रही हो और किसी दूसरे देश में वो अलग तरीके से चल रही हो। कन्वेंशन, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, मगर उसका बेसिक जो होगा, फाउंडेशन जो होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो कंसेप्ट होगा, वो एक ही होगा। और वो जो रिवाज होगा वो अलग हो सकता है। दोनों में फर्क समझिए आप। जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल वही रहेगा। अब आप किताब में किस तरफ लिखते हैं, आप डेबिट किसे मानते हैं, मैं क्रेडिट किसे मानता हूं, वो अलग हो सकता है, मगर रूल वही रहेगा। आप समझे बात को, कि जो नीचे उसके कंसेप्ट है वो एक ही है, और आपका लिखने का तरीका रिवाज अलग हो सकता है, मेरा लिखने का तरीका रिवाज अलग हो सकता है। रिवाज अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पैर छूने का रिवाज है, आपके यहाँ हो सकता है हाथ मिलाने का रिवाज हो, लेकिन आजकल तो आपको पता है सब जगह सिर्फ नमस्ते करने का रिवाज है, जय करो ना, ठीक है। सो ऑल्दो इन दी बुक्स द टर्म्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली। मैंने आपको कहा था ना, किताबों में ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने अगर किसी कंसेप्ट को कन्वेंशन भी लिख दिया, मतलब तो सही लिखेंगे, चल जाएगा, ठीक है। ना अब शुरू करते हैं कि कौन से कंसेप्ट और कन्वेंशन चल रहे हैं हमारे यहाँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। बिजनेस अलग और करने वाला अलग, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। यानी मैं बिजनेस अगर कर रहा हूँ तो मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है। समझ गए बात को? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं इसको। आइए देखें। बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी ओनर अलग, बिजनेस अलग। अगर ये एजम्पशन हम फॉलो नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन। मेरा पर्सनल काम अलग और मेरा बिजनेस का काम अलग, तभी दोनों को अलग अलग करके हम डील कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, दोनों अलग अलग। ट्रांजैक्शन ऑफ वन बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ अनदर बिजनेस। अगर आपके दो बिजनेस हैं तो बिजनेस ए इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस बी। समझ गए? और माई ट्रांजैक्शन डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये मतलब है इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन दूसरी,
हम केवल वही रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये एक इसका पार्ट ये है। और दूसरा, हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी हमने खर्ची थी, कॉस्ट कंसेप्ट में। आगे कॉस्ट कंसेप्ट भी आएगा कि जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट किया था, यानी हमने उसको आज की डेट में एडजस्ट नहीं किया। अभी आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है वो एडजस्ट करके नहीं लिखते हम। आइए पढ़ते हैं इसको। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल डायरेक्टर इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद द प्रोडक्शन डायरेक्टर, एंटरप्राइज सफ़र करेगा, मगर क्योंकि इसका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता। आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बहुत बढ़िया है, अच्छी प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर अच्छा है, अच्छी सेल कर रहा है, मगर मैं उसको रिकॉर्ड कैसे करूं? इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। आइए आगे देखें। एंड दिस assumption also ignore the changes in the purchasing power of the monetary unit. Treat all rupee alike, चाहे वो रुपया आज का है या 1950 का है, कोई फर्क नहीं मैं समझता। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, जिसको हम पीरियोडिसिटी या टाइम पीरियड अजम्पशन भी कहते हैं, यानी हम अकाउंट्स के जो रिजल्ट हैं उनको एक पर्टिकुलर पीरियड का रिजल्ट बना के हम उनको कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज बिजनेस शुरू किए तो अब 10 साल बाद इसके रिजल्ट देखेंगे। देख लेंगे, एक एक साल के देखते हैं हम। जनरली हमारे यहाँ पे आजकल अप्रैल टू मार्च का ईयर चल रहा है, तो हम उसी में देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट into periodic intervals which are known as accounting period, at the end of which an income statement and position statement are prepared to show the performance and financial position. हम एक वर्ष के अंदर ही सारी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट लॉस सब निकाल लेते हैं। ये नहीं कि हम वेट करते रहेंगे, पता चले हम 10 की चीज़ 9 में बेचे जा रहे हैं और 20 साल के बाद जब हम देख रहे हैं कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या हुआ? अरे भैया, तू 10 की चीज़ 9 में बेचेगा, अगर पहले ही साल पता चल जाता तो अगले साल इंप्रूव करता, उसको नहीं हो सकता तो बंद कर देता, उसको सारा पैसा उड़ाने की जरूरत क्या थी? तो इसीलिए अकाउंटिंग एक साल में हम कर लेते हैं। जनरली आजकल हम अप्रैल टू मार्च करते हैं और उसके रिजल्ट को देखते हैं, अगले साल देखते हैं। अगर ज़्यादा ही लगता है कि इसमें कुछ संभावना नहीं है तो उसे बंद कर देते हैं, और अगर उसमें नई लाइन ले सकते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो करते हैं। यूज ऑफ दिस assumption फर्दर रिक्वायर की एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी जो लंबे समय काम आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक ही वर्ष में ख़त्म हो जाता है, जिनका बेनिफिट उसको रेवेन्यू खर्चा कहते हैं, उनमें डिवाइड करके रेवेन्यू खर्चों को P&L अकाउंट में डाल के हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और कैपिटल खर्चों को हम बैलेंस शीट में डील करते हैं। इसीलिए डिस्टिंक्शन जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। गोइंग कंसर्न, हम मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी चलती रहेगी और हमारा बंद करने का उसको कोई विचार भी नहीं है। ठीक है। इतना ही नहीं है सिर्फ इसमें, इसी वजह से हम अपने एसेट्स को फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में बांटते हैं। इसी वजह से हम अपनी लाइबिलिटीज़ को भी फिक्स्ड लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड ऑन एज गोइंग कंसर्न कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर। इसीलिए एसेट्स को करंट और फिक्स्ड में, लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं। अगर ये एजम्पशन फॉलो की गई है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी है, आगे आएगा। अगर ये एजम्पशन फॉलो नहीं करी तो ये फैक्ट बताना है, और किस वजह से नहीं करी वो भी बताना है, तो रीज़न भी बताना है।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. Revenue is the gross inflow of cash, receivable or other consideration arising in the course of ordinary activity of an enterprise from the sale of goods, rendering of services. तो जो टोटल पैसा आपके पास आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, इनकम नहीं कहते उसे. कई लोग कहते हैं सेल मेरी इनकम है. इनकम साइड पे है, होता रेवेन्यू है वो. उसमें से खर्चे माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट इनकम बचेगी. तो सेल्स इज रेवेन्यू, ठीक है. उसमें से परचेज, ओपनिंग स्टॉक और ये सब माइनस करके खर्चे वर्चे, तब आता है आपका प्रॉफिट यानी इनकम. आगे बढ़ते हैं. और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फ्रॉम यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, जिससे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड मिलता है. रेंट भी मिलता है यार. देखिए, एंटरप्राइज का कोई रिसोर्स है, मान लीजिए बिल्डिंग है, वो आपने किसी दूसरे को दे दी तो उससे रेंट आएगा. पैसा दे दिया तो इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड आएगा. या अपना कोई सामान यूज करने को दिया तो रॉयल्टी आएगी. तो एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को कोई और यूज करता है, उसके बदले में वो कुछ देता है, तो वो आपका रेवेन्यू है. इनकम मत बोलना उसको, क्योंकि उसके लिए आपका एसेट भी तो यूज हो रहा है, खर्चा भी तो हो रहा है. तो इसलिए उस एसेट का डेप्रिसिएशन, उस चीज़ की जो गिरावट आएगी वैल्यू में, वो भी तो उसमें चार्ज होगी ना. तो इसीलिए रेवेन्यू कहते हैं इसको, ठीक है, जो इनफ्लो होता है. कॉस्ट प्रिंसिपल, ये मैंने आपको भी बताया था कि हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं प्राइस पेड टू एक्वायर इट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. तो इसका मतलब अगर मैंने कुछ नहीं पे किया तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जैसे एक फेवरेबल लोकेशन है हमारे लिए, उसके लिए मैंने क्या पे किया, कुछ भी नहीं, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा. इंक्रीजिंग रेपुटेशन ऑफ द कंसर्न यानी गुडविल विल रिमेन अनरिकॉर्डेड ऑल्दो दीज आर वैल्यूएबल एसेट्स. अच्छी जगह पे आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री अगर है तो फ़ायदा तो होगा आपको, और गुडविल का भी फ़ायदा होता है, मगर ये रिकॉर्ड कहीं नहीं होता क्योंकि इसकी फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है. सो इफ देयर इज नो कॉस्ट, नो रिकॉर्डिंग. मैचिंग प्रिंसिपल, इस साल के खर्चे इस साल की रेवेन्यू से मैच करके हम प्रॉफिट निकालेंगे. एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज. दिस इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट सिंस इट डिसरिगार्ड द टाइमिंग and the amount of actual cash inflow or cash outflow and concentrate on the occurrence part. देखिए, मान लीजिए हमने कोई खर्चा किया, अभी उसकी पेमेंट नहीं करी, मगर वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ऐसे ही मेरे को कोई इनकम हुई, मिली नहीं अभी, वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मेरे को. क्यों? क्योंकि वो इस साल की है, वरना मैचिंग ठीक नहीं हो पाएगी. ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग डेटा शुड बी डेफिनेट, वेरिएबल नहीं होता, वेरीफाइएबल होता है. वेरीफाइएबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, और उसमें पर्सनल बायस भी नहीं होनी चाहिए. पर्सनल बायस होती है, मैंने आपको एक बार बताया था शायद, कि जो एक तरफ झुकाव होता है किसी की तरफ, ठीक है ना. मैं किसी का फेवरेटिज्म अगर कर रहा हूँ, याद आ गया, तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए. वेरीफाइएबल यानी मान लीजिए मैं 100 रुपये का कोई खर्चा करके आया हूँ, तो मेरे पास उसका कोई बिल वाउचर होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड वेरीफाइएबल. ठीक है. ईच रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एडिक्वेट एविडेंस. आ गया ना. कोई वाउचर का रिसिप्ट होना चाहिए, कोई कैश मीमो होना चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, कुछ होना चाहिए.
मतलब जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि हाँ ये मेरा खर्चा हुआ है, इतने का हुआ है, यू कैन वेरीफाई। ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट, ये भी हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है। एक्रूअल, रेवेन्यू और कॉस्ट आर एक्रूड यानी रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। यानी हम ये नहीं मान के चलते जब एक्चुअली में पैसा मिलेगा या हम एक्चुअली में पैसा देंगे तब हम रिकॉर्ड करें, नहीं, हो गया मतलब हमको मिल जाएगा, खर्चा हमको देना पड़ेगा। एक्रूड सिस्टम पे चलना है हमें, एक्रूअल सिस्टम। ठीक है। कंजर्वेटिज्म, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बड़ा सिंपल है और सबसे मजबूत प्रिंसिपल यही है। हमें प्रॉफिट को कभी एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए, मगर लॉस अगर होने की संभावना लग रही है तो उसे एकदम से अकाउंट्स में ले आना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट अगर मैंने ले लिया एंटीसिपेटेड और कल को नहीं हुआ तो मैं तो खामखा में टैक्स दे गया उसके ऊपर, हुआ है नहीं मुझे। तो इसलिए जब तक प्रॉफिट जेब में ना आ जाए मत मानो। मगर लॉस तुम्हें दिख रहा है सामने कि मेरा इसमें 30 करोड़ रुपए खर्च होना था, अब 36 करोड़ रुपए खर्च होगा, 6 करोड़ ज़्यादा खर्च होगा, मुझे लॉस हो गया, तो भाई उसे प्रोवाइड करो। वो तो अब हो ही गया, वो तो करना ही पड़ेगा। तो लॉस हमेशा, इसको कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो बड़ा ध्यान रख रख के चलते हैं। तो ये भी आप एक तरह से ध्यान रख के चल रहे हो ना, प्रॉफिट ना लियो भाई, लेकिन लॉस हो गया तो प्रोवाइड कर दे। इसलिए इसका नाम ही कंजर्वेटिज्म रखा गया है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है प्रूडेंस अप्रोच, मतलब समझदारी भरी अप्रोच। ठीक है। सो यू आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, सेफ प्ले करना। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कन्वेंशन, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सिमिलरली, a provision is made for all possible bad and doubtful debts। जितने भी बैड एंड डाउटफुल डेट्स होने की संभावना है उनका प्रोविजन हम बना के चलते हैं। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, सारी बातें डिस्क्लोज करके चलनी है साहब। अरे मेरा मतलब वो बातें नहीं, सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स शुड डिस्क्लोज फुल्ली एंड फेयरली द इंफॉर्मेशन दे परपर्ट टू रिप्रेजेंट। आप जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। शुड बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड and disclose all the information which is of interest to proprietor, present and potential creditor and investor। यानी जो भी हमारे यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत महसूस हो सकती है, वो सारी की सारी आपने प्रॉपरली ऑनेस्टली डिस्क्लोज करनी है, कुछ नहीं छुपाना, ताकि वो लोग अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकें और कोई दिक्कत ना आए उनको। नोट्स जैसे कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसी का हिस्सा हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो शायद होंगी, शायद नहीं होंगी, मगर आप बता दीजिए कि ये हो सकती हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई है आज की डेट में, ध्यान रख के चलियो भैया, बाद में हमें मत कहियो। बता दो कि जो तुमने 10 करोड़ रुपए का माल लगा रखा है मार्केट में, आज उसकी कीमत 9 करोड़ 9.5 करोड़ रह गई है भैया। तो दिमाग में रखियो, कल को बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मैंने तुझे चेता दिया। ठीक है। कंसिस्टेंसी, ये तो भैया बड़ी ज़रूरी है। जो रूल, जो प्रिंसिपल, जो मेथड आपने एक बार लगा दिए, बार बार चेंज मत करो। चेंज करते रहोगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और रिजल्ट आपके बेकार आएंगे। मान लो मैं एक साल एक पॉलिसी अडॉप्ट करता हूँ, दूसरे साल दूसरी, फिर उनको कंपेयर कैसे करूँगा? और करूँगा तो उसमें रिजल्ट क्या निकलेगा? बेकार।
So consistency is very much required for the purpose of comparison and good analysis. आइए देखें. Accounting practices should remain unchanged from one period to another, necessary for the purpose of comparison. However, consistency does not mean inflexibility. It does not forbid introduction of improved accounting techniques. मगर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम नई अकाउंटिंग टेक्निक नहीं ला सकते. अब मान लीजिए मैं एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, रूल फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ, मगर अब कोई अच्छा रूल आ गया साहब, अच्छा तरीका आ गया उस चीज़ का, तो आपका क्या मतलब है मैं पुराने पे ही लगा रहूँगा, अब चेंज कर लूँगा उसको. देखो भलाई के लिए चेंज करना नॉट एन इश्यू. यू शुड, यू मस्ट करना चाहिए आप. Materiality. Attach importance to the material details and ignore insignificant details. An item may be material for one purpose, immaterial for another. अब ये भी हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए वो चीज़ मटेरियल है, दूसरे के लिए इमेटीरियल है. अब मान लीजिए मैं एक छोटी सी कंपनी की अगर बात लूँ तो उसमें कोई 2-4 हज़ार का भी नुकसान हो जाएगा तो वो बड़ा माना जाएगा. मान लीजिए छोटी सी दुकान है हमारी स्टेशनरी की, उसमें 4-5 हज़ार रुपये का सामान चोरी हो गया तो बड़ी बात है. 1 मिनट. मगर यही चीज़ किसी बड़ी कंपनी में कुछ खास बात नहीं है. The Company Act also permits ignoring of पैसा. वो जो 7,545.25 पैसे, अब 25 पैसे को तो इग्नोर कर दो यार, चवन्नी अठन्नी वैसे ही बंद हो गई. तो कहने का मतलब ये है कि ये इनसिग्निफिकेंट डिटेल है, लेकिन बैंक में ये चीज़ें इनसिग्निफिकेंट नहीं होती, वहाँ ये चीज़ें ले लेते हैं. ठीक है, तो डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सी चीज़ इनसिग्निफिकेंट है. अब सिंपल आप कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिल आया उसमें 13 पैसे आ रहा है जी, अब आप उसको साहब 13 पैसे का क्या हिसाब रखते रहोगे, फिर उसकी 2 फिगर को जोड़ना, फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है कई बार. तो इग्नोर, दैट इज कॉल्ड मेटीरियलिटी. इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बेकार की फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए. इसी तरह टैक्स में इनकम को हम राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट 10 में. यू शुड रिगार्ड एन आइटम एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of the informed investor. यानी अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है तो वो इम्पोर्टेंट हो गई. यानी जिस चीज़ के बताने से या छुपाने से आपके डिसीजन पे फ़र्क पड़ता है उसे मटेरियल कहते हैं, और चीज़ जिसको बताऊं या ना बताऊं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको इमैटेरियल कहते हैं. तो हमें मटेरियल चीज़ों पे ध्यान देना है, इमैटेरियल पे ध्यान नहीं देना है, ये कहने का मकसद है इसका. ठीक है, लेट्स डू सम रिवीजन. ये बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ते हुए, मुझे लगता है ख़त्म होने वाला चैप्टर. तो आज इस चैप्टर को ख़त्म करके जाएंगे, ठीक है ना, फिर अगला चैप्टर नई बार शुरू करेंगे. पिक अप द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन चॉइस. आओ फटाफट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एक्सेप्ट. अच्छा, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल. अब 3 तो फंडामेंटल है, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, तो ये नहीं है क्योंकि इसने एक्सेप्ट पूछा है. बिजनेस एंटिटी इज नॉट फंडामेंटल. फंडामेंटल है 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल.
ये यहाँ भी याद कर लो, अभी आगे एक चैप्टर आएगा उसमें फिर आएगी दोबारा। 2 तो मैंने ऊपर बताई दी थी ना आपको, 3 बता दिए। हाँ, तो 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। वैसे तो आपको ये चारों ठीक लगेंगे, ध्यान से पढ़ो। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मटेरियलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी और मटेरियलिटी एंड रिलायबिलिटी। आगे जाके मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके लिए, नहीं लिखा हुआ, अच्छा कुछ लिखा था मैंने कि इंस्टीट्यूट ने ये कहा है, मैं लिखना भूल गया था। ये हमारे ICAI इंस्टीट्यूट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये लिखा हुआ था। बाकी अगर आप देखें कि अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, मटेरियल होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी क्वालिटीज़ थी। ये टॉपिक एक जगह पे दिया हुआ था तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया था, लेकिन अब ये किताबों में नहीं है टॉपिक, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे आपको लग रहा होगा सारे सही है सही, सेकेंडरी हैं वो टॉपिक नहीं है मिसिंग, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये। तो पूरी किताब में अगर एक सवाल मैंने ऐसे बता दिया, चलेगा ना? चलिए, कनिका एंटरप्राइज फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ईयर आफ्टर ईयर। किस लिए? कंपेरेबिलिटी, कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ द अबव। देखो जी, कन्वीनियंस तो हो नहीं सकता, तो ऑल ऑफ द अबव गया। अब कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ईयर आफ्टर ईयर एक जैसा करते हैं तो कंसिस्टेंसी ही है भाई साहब। कंसिस्टेंसी होगी तो कंपेरेबिलिटी होगी ना, तो आपने क्या रखी? कंसिस्टेंसी। ध्यान से, चौथा पॉइंट, एक गाड़ी खरीदी हमने 5 लाख की, डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख की, 4 लाख का बिल पेबल साइन करके दे दिया। अब इससे क्या हुआ? एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख, लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख, एसेट इंक्रीज बाय 4 लाख, एसेट इंक्रीज बाय 4 लाख एंड लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख। मुझे ये सही इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 लाख दिए, 5 लाख की गाड़ी खरीदी, आया एसेट, 1 लाख कैश गया, तो 4 लाख का एसेट आया। ये बात सही हो गई। और 4 लाख का बिल पेबल दिया तो लाइबिलिटी भी 4 लाख इंक्रीज हो गई, तो यही ठीक लग रहा है। और वैसे भी आपको पता है 2 इफेक्ट होने चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग टू 18 लाख। तो 15 लाख का 4/5 होता है 5 दिया 4, 12 लाख। 12 लाख को आपने 18 लाख में बेचा, 6 लाख का प्रॉफिट कमाया और 2.5 लाख के खर्चे हुए, तो 6 में से 2.5 गया तो 3.5 का प्रॉफिट आया। तो ये आपने क्या किया? मैचिंग करी। इस साल के खर्चे इस साल की इनकम से मैच करके आपने निकाला इस साल का सही प्रॉफिट। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल। बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज करी, सेकंड, 5th 6th है। अच्छा, एक बिजनेसमैन ने गुड्स खरीदी 25 लाख की, उसका 80% उसने बेच दिया, तो 25 लाख का 80% होता है 20 लाख। बाकी 5 लाख की जो बची उसकी मार्केट वैल्यू है 4 लाख, मगर उसने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया। तो उसने कौन से कंसेप्ट को वायलेट किया? कॉस्ट पे तो कर दिया ना, तो उसने कंजर्वेटिज्म को वायलेट किया, जिसमें लिखा था कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको वायलेट कर दिया आपने।
कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोपराइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, यही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। लाइबिलिटी बढ़ गई, एसेट घट गया, गलत। एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी घट गई, गलत। एक एसेट बढ़ा, दूसरा नहीं, ये वाला ए। नीचे दिया भी हुआ है आंसर। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, नहीं। कन्वर्जन इनटू कैश, नहीं। अर्निंग रेवेन्यू, यस। अरे कमाने के लिए तो लगाते हैं एसेट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड जिसमें कैश कलेक्ट होता है, गलत जवाब। जिसमें सेल होती है, सही जवाब। फिर भी आगे बढ़ते हैं। जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, बेकार। नन ऑफ द अबव, बेकार। कंजर्वेटिज्म जब हम अप्लाई करते हैं बैलेंस शीट में तो उसमें एसेट कम दिखाए जाते हैं, एसेट ज़्यादा दिखाए जाते हैं, कैपिटल ज़्यादा दिखाई जाती है। नन ऑफ द अबव। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कम दिखाए जाते हैं। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर कम हो गए तो कैश बढ़ेगा, कैश घटेगा, घटेगा। क्योंकि क्रेडिटर कब कम होंगे, जब हम उनको पैसा देंगे। पैसा देंगे तो पैसा जाएगा, कैश कम होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। खर्चा फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। इस साल का खर्चा मैचिंग प्रिंसिपल से ही निकलेगा। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक, इंटरवल, पीरियोडिसिटी। ये तो सिंपल है। अच्छा आंसर भी है नीचे, क्या बात है। इसके भी है। कंसेप्ट ऑफ व्हाट requires that the same accounting method should be used from one accounting period to the next। एक जैसे, consistency। recognition of the cost in the same period as associated revenue is called। इस वर्ष की कॉस्ट, इस वर्ष के रेवेन्यू, मैचिंग। मैचिंग बना, हाँ यहाँ जगह नहीं है। पर्सनल ट्रांजैक्शन आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ। वही बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी, जो भी आप लिखना चाहें। सेपरेट लिख दूं, आंसर में कहीं बिजनेस तो नहीं लिखा हुआ, बिजनेस लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, दोनों लिख देता हूँ। If a firm believe that some of its debtor may default, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded. This is an example of conservatism, prudence। वही prudence यानी समझदारी, जिसको conservatism भी कह सकते हैं। Business is separate and distinguishable from owner। बिजनेस एंटिटी लिखा था वहाँ, ठीक है, बिजनेस एंटिटी। यही है ना। एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओज टू समबडी। जो मेरा है किसी को देना भी है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल।
हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं, यही है ना। ठीक है, बाकी तो यही दिए हुए हैं, देखो मत यहाँ पे। द डैश कंसेप्ट स्टेट इफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड इन 1 year। कंसिस्टेंसी, फर्म में होल्ड स्टॉक which is heavily in demand, consequently the market value is increasing, normal accounting procedure is to ignore conservatism या prudence, कुछ भी लिख सकते हैं, यही है ना, prudence लिखा हुआ है। The management of firm is remarkable incompetent but the firm accounts because of, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, बिकॉज इट डज नॉट गो विद दिस, इग्नोर इट, कुछ लैंग्वेज की समस्या। तो आ गया साहब आखिरी सवाल इस चैप्टर का आपके सामने, तैयार हो जाइए। मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे आंसर मत देखिए, ऊपर रहिए, मुंह ऊपर रखिए। मैं इस पे ऐसे हाथ रख लेता हूं। दिख तो नहीं रहा, अभी भी दिख रहा है। कोई फायदा नहीं, आप मत देखिए बस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस रिजल्ट इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, सही जवाब। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडिंग, गलत जवाब। Only those facts and events are recorded in accounting which is capable of being expressed in terms of money, ये सही जवाब है। All items or facts whether material or immaterial, false, material चीजें रिकॉर्ड होती। Assets will be equal to capital इफ देर आर नो लाइबिलिटीज, सही जवाब। लिखना ही भूल गए यहाँ पे। रेवेन्यूज आर मैच्ड विद एक्सपेंस विद गोइंग कंसर्न, नहीं, रेवेन्यू तो मैच होते हैं मैचिंग प्रिंसिपल से। एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल अकॉर्डिंग विद गोइंग कंसर्न, गलत जवाब। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर, सही जवाब। क्योंकि मैटेरियलिटी बोलता है केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, फुल डिस्क्लोजर कहता है सब बताओ, तो इट इज़ एन एक्सेप्शन। इफ ए फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन 2 अकाउंटिंग पीरियड, इट कन्फ्लिक्ट विद द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये बात तो सही है भाई। 1 साल मैंने कोई रूल लगाया, 1 साल कोई लगाया, तो नेचुरल है वो कन्फ्लिक्ट करेगा। द एसेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इज टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर, बिल्कुल सही, ये सही जवाब है। मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया। हाँ जी, तो ये इस चैप्टर का समापन समारोह होता है। अगला चैप्टर हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज रीड दीज चैप्टर्स। बाय बाय।